वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel Math and Science with Chandan sir. Today's topic is free fall related to standard 9th subject science chapter 10 gravitation. So first of all, what is free fall? It means free fall means when objects fall towards the earth under the influence of earth's gravitational force alone, this word alone, then these are called freely falling objects and such a motion is called free fall. It means when objects falls towards the earth. आपको पता है ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी इस पूरे यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अर्थ भी जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको अट्रैक्ट करेगी। अर्थ के पास भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये आपका चौक है, इस चौक को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, इस पर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ ये ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से ये नीचे आपका गिर जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये चौक ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ देते हैं तो वो डायरेक्टली अर्थ पे आके गिर जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है जो कि सिंपली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता हो, उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा मोशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होता हो तो वो आपका फ्री फॉल मोशन कहलाएगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे बोला भी है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सच अ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब आपको पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के रिगार्डिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग, उसके प्लेस में चेंजिंग तब तक नहीं आने वाली जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स हमने कौन सा अप्लाई किया? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिरा रहे होते हैं, जैसे इस चौक को अगर नीचे गिरा रहे हैं तो ये चौक पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, और वो जो चौक है वो भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो चूंकि मास ऑफ द चौक इज वेरी 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 लेस कंपैरिजन टू मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में ये जो चौक है उसका मास बहुत 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 कम है। इसकी वजह से ये जो चौक अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है उसका अगर हम कंपैरिजन करें कि अर्थ उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो काफ़ी लार्जर अमाउंट होता है। तो इसकी वजह से ये चौक अगर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ये जो फोर्स लगा रहा है वो लगभग उसके हिसाब से नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सिर्फ आपका अर्थ फोर्स लगाता है। अब अगर फोर्स लगता है तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू ma होता है। इट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से आप जानते ही हो, है ना, कि फोर्स आपका क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी चार्ज होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरेगा टुवर्ड्स द अर्थ तो वहाँ पे क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। आपको पता ही है कि फोर्स का मतलब क्या होता है? पुल और पुश। तो ये जो अर्थ है वो जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ पुल करता है, तो इस पुल की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया है कि दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। इट्स SI unit is
meter per second square, which is denoted as like this, meter per second square. Also you can write like this, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो आपका एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट था वही यहाँ पे भी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये चीज़ें आपकी आ गई. अब है कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ जी या फॉर्मूला फॉर जी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा कि ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ जी. तो चलिए जी के लिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. इसको इस तरह से कुछ समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से ये अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है. ये ऐसा ये फ्री फॉल हो रहा है. सपोज कीजिए कि मास ऑफ द अर्थ आपका m है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है और इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि r है. ऐसा. तो यही चीज हमको लिखना है यहाँ पे कि लेट मास ऑफ द अर्थ बी m, कैपिटल M, and mass of an object falling freely on the earth be m, small m, and the distance between centers of the earth and the object be capital R. Now, according to the gravitational law, according to the universal law of gravitation, we can write F equal to G m n upon r square. This is equation first. Now, according to Newton's second law, we know that the formula for the force exerted on an object can be written as F equal to ma, where m equal to mass of the object and a equal to acceleration. But here the acceleration is equal to the acceleration due to gravity. It means a equal to z. यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो a इक्वल टू जी लिखेंगे. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप थ्रो आउट कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में, जैसे इसको अगर मैं ऊपर फेंकूं तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लगता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से a इक्वल टू माइनस जी लिखा जाता है. अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F equal to mg. This is equation second. Now, from equation first and second, from equation first and second, we have both the equation gives the value of f. First equation is giving the value of f, g m m upon r square. And second equation is also giving the value of f, which is equal to mg. It means both the LHS are same. Since both the LHS are same, that's why RHS should be also same. So LHS and RHS equal to mg, and here mg is equal to g m m upon r square. We can cut m from both sides, m cancel. So this is the equation, this is the formula for the gravitational acceleration. It means acceleration due to gravity. ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन आपका फाइंड आउट हुआ, ये किसके लिए फाइंड आउट हुआ, फॉर्मूला g के लिए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ. अब g की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि g की वैल्यू, यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, यानी अर्थ के लिए अलग होगा, मून के लिए अलग होगा, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू तो मान लो सबके लिए कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बट मास, ये मास आपका अलग अलग हो सकता है। तो अगर मान लीजिए अर्थ की ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे जी ई कर लेते हैं, यहाँ पे एम ई कर लेते हैं, यहाँ पे आर ई कर लेते हैं। ई किसको डिनोट करता है? अर्थ को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जी का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे? तो हमें इसके लिए जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है? तो सबसे पहले जी की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको पहले से ही पता है, हेनरी कैवेंडिश साहब ने निकाल के दिया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एमई, यानी मास ऑफ द अर्थ अगर मालूम हो जाए, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ अगर अब मालूम हो जाए तो हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस वैल्यू को रख करके हम लोग कैसे जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जिस सब की वैल्यू चाहिए उसमें सबसे पहला आपका क्या था? मास ऑफ द अर्थ यानी एम ई, ये आपका होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। सेकंड आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी? रेडियस की चाहिए थी, ये आपका होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। और जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे आपको रख देनी है जी वाले में। तो आप देख सकते हो जी इक्वल टू क्या था? जी एम ई। तो जी की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की वैल्यू ये आपका दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 एंड आर ई स्क्वायर, इट मीन्स 6.67 10⁻⁻11 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस जी की वैल्यू यही आपकी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना है, वो यही याद रखना है कि पूरे अर्थ पे जी की वैल्यू सेम नहीं होती, अलग अलग जगह पे या हाइट पे, डेप्थ पे निर्भर करता है। दूसरी बात कि आपका जो अर्थ का जो रेडियस है वो सब जगह पे अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर आप अर्थ का देखो तो आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो आपका रेडियस है वो आपका हाईएस्ट, और अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आ जाते हो तो यही रेडियस आपका लेस हो जाता है। और सिंस ये जो जी है, तो अगर रेडियस आपका डिक्रीज होगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर रेडियस आपका इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसकी वजह से याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपका जो जी का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेडियस होता है वो आपका लेस होता है। वैसे ही इक्वेटर पे अगर आप जी की वैल्यू देखें तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम होती है, क्योंकि वहाँ पे रेडियस आपका ग्रेटर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व आउट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बी ट्यून, आप लोग जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।